सिंह साहब, एक बार फिर आतंकवाद और ये आतंकवाद भारत के अंदर नेताओं को, राष्ट्रवादी नेताओं को, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वैसे तो किस्सा पुराना है लेकिन ये बराबर घूम रहा है। उसके सिलसिले में सीबीआई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। इशरत जहां, जिसके बारे में सबसे पहले आपने डिकोड किया था, इशरत जहां जिस तरीके से दो पाकिस्तानी अपने साथियों के साथ मिलकर लश्कर तोयबा की वो मेंबर थी, उसने जो हमला करने की कोशिश की और वो आई, ऑपरेशन काउंटर हुआ, और उसके बाद में किस तरीके से उस आतंकवाद को मजहबी रूप दिया गया, फिर कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की बात होने लगी और आतंकवाद का भी लोगों ने मज़हब पता कर लिया, और यकायक एक देश के सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल और सूडो सेकुलर मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की कि साहब वो जो इशरत जहां जो है उसका इनकाउंटर हुआ है वो तो बिहार की बेटी है। और ये कहने के बाद में देश में एक तरीके से लोगों, दो हिस्सों में लोग बटे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट के फैसले ने उसी बेटी को, जिसे बिहार की बेटी बताया जा रहा था, जिसे एक इनोसेंट बताया जा रहा था, कल कोर्ट ने उसे आतंकवादी करार दिया। तो एक तो बात यह है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि बहुत ही निष्ठावान, राष्ट्र के प्रति कमिटेड कई अफसरों को इस इशरत जहां इनकाउंटर के बहाने लंबे समय तक जेलों में रखा। कल उस फैसले में उन तमाम अधिकारियों को, खासतौर से एक अधिकारी जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन में भी गए थे, यहाँ से भारत जब एक डेलीगेशन गया था, आपको क्या लगता है कि ये इतना लंबा समय, 2014 की घटना और आज 2021 है, आतंकवाद पे राजनीति हो समझ में आता है, लेकिन क्या आतंक के ऊपर न्याय व्यवस्था भी किसी चीज़ों पे फैसला लेने में इतना लंबा समय लगाती है? और यही वजह है कि इस देश में आतंकवादियों के लिए एक बहुत ऐसी हमवार जगह है जहां आतंकवाद करने के बाद लंबे समय तक सिस्टम चलता रहता है, लोग छूट जाते हैं। आपका क्या कहना है? आप अक्सर अपने भाषणों में, वक्तव्यों में आप ये बात कहते हैं। अभी हम आपके साथ जब इंदौर गए थे तो वहाँ भी आपने कहा कि स्टेट जो है वो नेशन के विरुद्ध काम करता है। और ये इसका टिपिकल, ये इशरत जहां वाला केस ये टिपिकल एग्जाम्पल है उसका, जहाँ पे स्टेट बिल्कुल सबवर्टेड हो गया था और नेशन के खिलाफ काम कर रहा था। और मुझे याद है जब ये केस हुआ था, सभी लोगों को सभी चीज़ मालूम थी उस समय, क्योंकि इशरत जहां के ये का जो एलिमिनेशन हुआ, और सबको मालूम था कि हकीकत क्या है, लश्कर तोयबा से उसके लिंक्स क्या हैं। उस समय तक हमारी जो जनता थी हिंदुस्तान की, वो बहुत परिपक्व हो चुकी थी दहशतगर्दी को लेके, जिहादी दहशतगर्दी को लेके। तो किसी के मन में शंका नहीं थी, किसी को मन में शंका नहीं थी। और मुझे याद है कि उस दौरान एक डॉक्टर कॉल थे जो न्यूरोसर्जन हैं, यूके में, लंदन बेस्ड है। उन्होंने एक पूरी एक स्टोरी की थी इसमें, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 3 लोगों का उसमें इंटरव्यू लिया था, जिसमें अपने प्रेजेंट एनएसए ढोबल साहब, तबलीन सिंह और मैं थे। हम तीनों थे उसमें। और हमने इस सारी जो घटनाक्रम थी इशरत जहां को लेके, उसके बारे में बड़े तफसील से लोगों को समझाया था। तो सबको सब कुछ साफ था उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री ने उसको बिहार की बेटी कहा। अब उस मुख्यमंत्री साहब को समझना चाहिए कि आपने तो बड़े कमाल के बेटी बेटा पैदा कर रहे हैं भाई। इशरत जहां बिहार की बेटी, शर्जिल इमाम बिहार का बेटा, जो चिकन नेक, जो हमारा
चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो जिसकी हलाल की बात करते हो बिहार का बेटा, शहाबुद्दीन को मान ले बिहार का चाचा, ओसामा बिन लादेन जिसको लेके पॉलिटिशियंस घूम रहे थे वोट के किनारे, वो पता नहीं वो उसको क्या कहें, बिहार का बापू क्या बोले। लेकिन यही मुख्यमंत्री पाकिस्तान भी गए थे, ये हमारे देश बिल्कुल में लगे, ये बिल्कुल पाकिस्तान भी बिल्कुल गए थे वहां। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय मैंने सवाल उठाया था कि ना आपका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, ना आपका कोई कोई ऐसा बिजनेस लिंक्स है, ना कमर्शियल लिंक्स है। और ताज्जुब की बात है कि टोटल 1800 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, जिसमें कोई 800 किलोमीटर बिहार के साथ है, लगभग 500 से 800 किलोमीटर जहाँ तक मुझे अंदाज है। ये कभी नेपाल नहीं गए, जिनके साथ मतलब रोज का अगर वहां पर देखें तो कोई कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं बॉर्डर को लेके। बाढ़ एक बड़ी समस्या हाँ है। हाँ। पानी अगर की पानी की पानी प्रॉब्लम। की है, अगर कभी ये आपने ये काठमांडू नहीं गए थे उसके पहले, मतलब स्टेट लेवल भी, स्टेट टू लेकिन स्टेट। सिंह साहब, एक मुख्यमंत्री है और आप सोचिए कि ये पूरा सर्वव्यापी था कि लश्कर तोयबा की वो ऑपरेटिव थी, इस सब के बावजूद भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना, ये क्या नहीं, होता? ये देखिए, ये एक राजनीतिक साजिश थी, इनको बात सब समझ में आती थी। देखो साहब, अगर ये कोई कहता है कि राजनीतिज्ञों को ये नहीं समझ में आता कि जिहाद क्या है और क्या है, खूब बढ़िया समझ में आता है। पाकिस्तान जाने का मतलब ही है कि आप ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान जाने से एक हमारे यहाँ फंडामेंटलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बहुत प्रसन्न होती है, उसे अपीज करना। हाँ, उसको आप प्रसन्नता का हर कारण देते हैं, और फिर वहां जाके आप जो टोपी पहनना होता है आप टोपी पहनते हैं। इन सब को मालूम है कि इन सब के ये जिहादी हैं, इनको इनके जहन में ओसामा बिन लादेन का क्या स्थान है, तभी आप उसको लेके घूमते हैं। आपको मालूम है 2-2 3-3 पॉलिटिशियन है, कोई इसको डिनाई कर दे। तो ये सारा का ये जिहाद को हम जिस तरह से माओवाद को हमने आमंत्रित किया, उसी तरह हमने जिहाद को आमंत्रित किया। और अब बात आ जाती है वही, मैं देखिए कोई फॉर्मेट लेके जवाब नहीं दे रहा हूं कि मैंने वो बार बार मैं यही कहता हूं थर्ड फ्रंट की बात, कि भाई आपका थ्रेट परसेप्शन जो है, एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन, वो क्या है? क्या वो पाकिस्तान से, नॉट पाकिस्तान एज अ जोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ नहीं है। आपका युद्ध पाकिस्तान के जिहादी तत्वों से, जिहादी पाकिस्तान से। तो हमारे जवान जो लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं, चाहे वो एलओसी पे हो या आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, वो जिहादिज्म से वो युद्ध कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई बौद्ध देश होता, वो समस्याएं होती जो मैं पहले भी कर, लेकिन इस तरह की जिहादिज्म की, इस तरह का प्रॉक्सी वॉर नहीं होता। तो हमारे जवान वहां लड़ रहे हैं चीन के खिलाफ। हमारे टिबेटन से हमारा क्या है? वो तो हमारे भाई हैं। हमारी संस्कृति एक दूसरे की पूरक रही है, टिबेटन कल्चर और इंडियन कल्चर। तो हमारा चीन से टिबेट में टिबेटन्स के खिलाफ नहीं है, तिब्बत में बैठे हुए चाइनीज कम्युनिस्ट व्यवस्था से हमारा खतरा है। नहीं, एक मिनट, तो हमारे जवान तो वहां लड़ रहे हैं कम्युनिज्म और जिहादिज्म से, लेकिन देश के अंदर में कौन लड़ेगा जिहादिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ? अगर ऐसे ये लोग, ये हैं हमारे पॉलिटिशियंस। These are the people who have facilitated the creation of third front in India. ये लोग हैं सर। और इन लोगों ने इशरत जहां जैसे लश्कर तोयबा की ऑपरेटिव को एक तरह से इनकी विचारधारा ने पैदा किया है, या नॉट, ये इन पॉलिटिशियंस का कोई विचारधारा होता नहीं,
ये कहने को पावर। मैं, हाँ ये मैं समाजवादी, तो ये उसको इनका वो इनका नकाब इनका दुकानें हैं वो पावर हाँ, देने के। हाँ वो पावर तक है इनका, समाजवाद बेटे बेटे और बहू तक ही, वहीं तक समाजवाद जाता है। तो मेरा कोई, आई हैव नो quarrel, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप पावर व्यवस्था है यहाँ पर, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ज़रूर आप उसके लिए आप जद्दोजहद करें, लेकिन कृपया लोगों को ये सब ना, ये बड़ी बड़ी बातें, समाजवाद और ये विचारधारा और वो विचारधारा, ये सब करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाए। मैं इसी में एक बात जोड़ता हूँ। जब भारत में ख़ास तौर से इंडियन टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी बातें लोग कहने से घबराते थे, एक सामरिक मामलों के एक्सपर्ट के नाते मुझे याद है कि आपने प्रॉक्सी शब्द को इंट्रोड्यूस किया कि प्रॉक्सी है क्या और हम प्रॉक्सी किसे कहते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे एक मुख्यमंत्री को मारने के लिए पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों से जो लोग यहाँ आए, ये प्रॉक्सी युद्ध में भारत का एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है। और उस सिस्टम में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो जो कल फैसला आया है कि इतनी बड़ा युद्ध भारत के अंदर एक चल रहा है और लगातार चल रहा है, बहुत साइलेंटली चल रहा है, बीच बीच में बाहर होता है, कभी शाहीन बाग होता है, कभी दंगे होते हैं। क्या भारत की न्याय व्यवस्था में भारत के विरुद्ध आंतरिक युद्ध जो चल रहा है उसमें भारी तत्व शामिल हैं, राजनीतिक शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, व्यवस्था शामिल है, क्या इतना लंबा समय लगाना, क्या भारत के अंदर उन तत्वों के हौसलों को और मजबूत करना नहीं होता? नहीं, ये लंबा समय तो इसलिए लगा क्योंकि, नहीं, उसमें सरकारों का रोल शामिल है। नहीं नहीं, मैं लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि पूरी व्यवस्था, वही 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 मेरा पूरी व्यवस्था में जो पाकिस्तान और चाइना के जो प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं, उन्होंने अपनी एक पूरी पैठ बना रखी है, उन्होंने पूरी पैठ बना रखी है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे राजनीतिक जो हैं, उसको उसको इस्तेमाल करने, धीरे 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 वो उसको इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया। अब देखिए साहब, बात कैसे कहाँ से शुरू होती है, ये 93 ब्लास्ट से शुरू होता है। 93 ब्लास्ट हुआ, आपको मालूम है उसमें दाऊद का क्या रोल था। दाऊद वहाँ से फिर आपको मालूम है पाकिस्तान में अपना बेस बना लिया, बेस बनाया, यहाँ पर ये नेटवर्क उसका जारी रहा। मैं हमेशा अभी आपके साथ जब मैं इंदौर गया हूँ तो मैंने एक बात कही है कि एक मुसलमान क्रिमिनल जिहादी होता है और एक जिहादी मुसलमान क्रिमिनल होता है। तो ये इसका नेटवर्क था। इसके नेटवर्क में कई कई हिंदू गैंगस्टर्स भी थे। उनको इस बात का, इसके जिहादी इसमें जो वो फैक्टर जो था, दाऊद इब्राहिम को शायद इसको पता नहीं था इसके बारे में। जब उसने अपने अंदर के जिहादी सोच को कार्यान्वित किया 93 ब्लास्ट में, तब बहुत से जो हिंदू गैंगस्टर्स जो थे, मतलब इसके साथ जो मिले हुए थे, उन लोगों को तब पता चला कि इसकी सोच क्या है। ये चीज हिंदुओं में देखने को नहीं मिलती। वो अगर गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, ही विल बी हार्डकोर क्रिमिनल, थर्ड रेट पर्सन, ही इज लिमिटेड टू द क्राइम ओनली, ही इज लिमिटेड टू द क्राइम। लेकिन इनमें वो चीज नहीं है। मैंने अभी आपको तिहाड़ यानी हर चीज में, यानी क्राइम में, खाने में, सब्जी में, फल में, हर चीज में वो कुरानिक जिहाद शामिल है। सर आप एक बात बताओ ना, आप वो संजय, वो क्या नाम है उस लड़के का, वो संजय दत्त जी जी, संजय दत्त, उसकी आप बायोपिक देख लो। उसके बायोपिक में ये सुनील दत्त, जिनको बड़ा सेक्युलर कहा जाता है, जी जी, वो जब नरगिस जी से शादी करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें वो जाके मिलते, परमिशन लेते हैं इससे, वो हाजी मस्तान से, जी 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 जी, कि मैं मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा हूँ, कृपया हमको मतलब एक परमिशन। क्रिमिनल जो है उस मुस्लिम लड़की का भी ठेकेदार बना हुआ तो वो जिहादी भी था। तो इसका मतलब है कि वो तो एक पूरा, यस यू आर राइट, यू आर राइट। सो दिस इज, ये तो दाऊद इब्राहिम तो का ये एक फेसेट था जो कि लोग
यहाँ के जो उसके गैंगस्टर थे हिंदू जैसे छोटा राजन वगैरह, दैट इज वाई दे स्प्लिट बेसिकली। और भी इसमें कई शामिल हैं। अब घबराइए मत, छोटा राजन स्प्लिट कर गया, लेकिन आपके महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे वहाँ एक बड़े राजा ने, हाँ, बड़े राजन उनके नेटवर्क में घुस गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके, ठीक है ना। बड़े राजन, और सबसे बड़े राजन आजकल बीमार चल रहे हैं, बिल्कुल बीमार चल, ठीक है ना। और उनका तो जिक्र एनएन वोरा कमीशन की जो जी रिपोर्ट जी है जी उसमें जी, उनका सीधा सीधा नाम है, सबसे बड़े ये जिक्र है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पैठ तो थी, वो कराची में था, कराची में हो या दुबई में हो, उसके बॉलीवुड में कोई मतलब उसकी पैठ और बढ़ती गई। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सुशांत वाले मामले में पता चला पुलिस अधिकारी अभी भी उसी के पेरोल पर काम करते हैं बहुत सारे। तो उसके बाद वो बैठ गई पॉलिटिक्स में, उसकी पैठ और बढ़ती गई। क्रिकेटिंग, वो जो बैटिंग से सिंडिकेट है उसमें इसका रोल पूरा बढ़ता गया। तो ये बात देखिए यहाँ तक आ गई कि फिर वो कुछ हमारे एक पॉलिटिकल क्लास ने और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने दाऊद के थ्रू इतनी उनकी घनिष्ठता हो गई थी कि उन्होंने कहा कि यार ये मोदी को हटवाओ। तो जब अगर आपको दाऊद से घनिष्ठता है तो बाय एक्सटेंशन वो लश्कर तोयबा से भी है, एंड बाय एक्सटेंशन आईएसआई से भी है, ठीक है सर। अब है क्या कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, ये वहाँ पे आपको मालूम है कि इसकी क्या, मैंने उदाहरण दिया कि इसका क्या वर्चस्व है दाऊद इब्राहिम का। तो इन लोगों ने कहा कि ये मोदी को किसी तरह से रास्ते से हटाओ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आदमी, तब तक तो हम लोग सब जानते थे कि ये एक अच्छे नेता का उदय हुआ है और बहुत बड़ा काम किया है। गुजरात में इन्होंने जो टर्न अराउंड किया था तो पूरे देश में वो चर्चा में थे। तब इसको ठीक किया गया। आईएसआई और हमारे लोगों ने मिलके, लुटियंस दिल्ली में बैठे लोगों ने मिलके ये योजना तैयार की, ये कॉन्स्पिरेसी बनाया कि इसको मोदी साहब को किसी तरीके से असैसिनेशन करवा के रास्ते से हटाओ इसको। जब ये मामला सफल नहीं हो सका, और हैट्स ऑफ टू राजेंद्र कुमार, जिसको यानी आप कह रहे हैं कि 2004 में जो लश्कर तैयबा की ऑपरेटिव थी इशरत जहां, जब वो मामला सफल नहीं हुआ तो भारत की इंडियन स्टेट के सरकार के एक मंत्री द्वारा पूरी प्लानिंग के तहत फिर 26/11 कराया गया। बिल्कुल, एक मंत्री तो उसमें था ही शामिल, एक पूरी व्यवस्था इसमें शामिल थी। मंत्री भी मतलब और ये उसमें विदेशी महिला भी थी। और सरदार जी को आप इतने हल्के में मत लीजिए। मैं हमेशा, कल मैंने टाइम्स नाउ पर भी इस बात को कहा कि सरदार जी को आप इतना लैटिट्यूड क्यों दे रहे हैं। ये सब सरदार जी के नीचे हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है कि अब सवाल हुआ कि भाई आप सोचिए कि उसके साथ 3 लोग और मारे जाते हैं। उसमें एक जिशान जौहर, दूसरा अमजद अली राणा, ये दोनों पाकिस्तानी थे। क्या कर रही थी ये बिहार की बेटी क्या कर रही थी वो पाकिस्तानियों के साथ? ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए कि बिहार की बेटी थी तो वो कहाँ के बेटे थे? हाँ, वो कहाँ के बेटे थे? उनको भी तो ओन करो ना, बताओ किसके बेटे थे वो। अब उनकी माताजी जो हैं वो इशरत जहां की उनकी माताजी शमीमा, वो भी कोर्ट में गई हैं। उनको भी ये जवाब देना चाहिए थे कि वो पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रही थी। तमाम देश को ये जवाब देना चाहिए। और कल मैंने ये बात कही थी कि देखिए साहब, हम लोग प्रॉक्सी वॉर के शिकार हैं। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन द थर्ड फ्रंट, और थर्ड फ्रंट में देखते गोली मारो, फिनिश। इसको आप कानून से तो आप 100 साल तक नहीं लड़ सकते। इसको देखते गोली मारो। और वहीं पे उसको मैंने एक बात कही कि ये हमेशा, ये जिहादियों का, माओवादियों का ये हमेशा इनकी वो कोशिश होती है कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को, जो इंटरनल वॉर वो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, इसको लॉ एंड ऑर्डर का एक उसका रूप देते हैं। उसको रूप दे दो।
तब आप जुडिशरी से भी लड़ सकते हो उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, कल जैसे जुडिशरी का उसमें एक कमेंट है जो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के लिए खास परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में ही आप कैसे करना है। तो आप मुझे बताइए, जज साहब तो क्या कहते हैं, आराम से चैम्बर में बैठ के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाला वहां लड़ रहा है वो पहले वो ये अब करे कि ये परिस्थिति है कि मुझे गोली चलानी है। सर, ये तो ये न्यूसेंस है कि नहीं है? इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको ट्रैक कर रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनकी पूरी कम्युनिकेशन को ट्रैक कर रही थी। वो एग्जीक्यूटिव कौन है आपको तो मालूम है, आईबी तो कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नहीं। यस यस। वो रिस्पेक्टिव पुलिस को वो करती है। पुलिस ने इनका पीछा किया। भाई वो अपनी जान देके तो इनको नहीं बचाएंगे ना। जब थ्रेट है, हु आर यू टू जज? ये कहां पे लिखा हुआ है कि 5 जब गोली चलेगी तभी पुलिस फायर करेगी? ये कहीं लिखा हुआ है? ये जबकि यू आर डीलिंग विथ पीपल हु आर गोइंग टू एक्ट एज सुसाइड बॉम्बर्स। यस। और आपने इन लोगों को ऐसा बना दिया कि जैसे ये कितने बड़े मुजरिम हैं, जिन्होंने देश की निस्वार्थ सेवा की। आपने वर्ड निष्ठापूर्ण जो कहा, इतनी निष्ठा से, इतनी सजगता से, विथ सो मच ऑफ अलर्टनेस, आप दाद देने के अलावा आपने उनको जेल में डाल दिया। नहीं, इसमें एक और छोटा सा सवाल है सर। जो ऑफिसर संविधान की शपथ लेके काम कर रहा है, उसने तो अपनी तमाम जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी, लेकिन भारत का उस वक्त का वजीर दाखिला, गृह मंत्री पी चिदम्बरम, उसके ऑर्डर से सारे काम हो रहे थे। क्या वजह है कि चिदम्बरम, वही चिदम्बरम जब राजीव गांधी की हत्या होती है मई 1991 में, और जून 1991 के अंदर 1 महीने के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन बनता है, उसमें ये सदस्य है, वन ऑफ द फाउंडेशन का मेंबर है। इसी आदमी के इसका पूरा आप 26/11 का पूरा रोल देखिए। और फिर उसके बाद में इशरत के बारे में इन्होंने क्या किया, फिर वो मनी साहब वहां मौजूद थे, किस तरीके की फाइलें चेंज हुई, और पहली बार भारत में एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के खिलाफ थी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये तो मतलब आपने भारत की व्यवस्था को, मतलब जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, जो अमेरिका नहीं कर सकता, जो चाइना नहीं कर सकता, यहां के लोगों ने आपकी सारी एजेंसी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि ये इतना प्यार, ये इतनी मोहब्बत जो है इशरत जहां के माध्यम से, इशरत से क्यों है इस देश के नेताओं को? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 93, उसके बाद था इशरत जहां। इशरत जहां का जो प्लान, योजना जो थी, जब वो विफल हो गई, टू असैसिनेट मिस्टर मोदी, उसके बाद इन्होंने फिर एक दूसरा स्क्रिप्ट लिखा, और वो स्क्रिप्ट था हिंदू टेरर बनाने। हिंदू टेरर। उस हिंदू टेरर को बनाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन्होंने 2004 और 2008 के बीच में जगह जगह ब्लास्ट करवाया इन्होंने। लायंस से ब्लास्ट हुए, पटना से लेकर, वरना आप कोई कारण बता सकते हैं? स्ट्रैटेजिकली आई एम टॉकिंग, स्ट्रैटेजिकली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, पुणे, मुंबई, पटना, यू नेम अ प्लेस, एवरीवेयर, दिल्ली हाई आप देख लीजिए। 2004 से लेकर 2008 तक ये मालेगांव 1, मालेगांव 2, ठीक है, यस, ये सारा इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये समझौता, हाँ, समझौता। नाउ समझौता इज अनदर केस। जिसमें मैं आपको समझौता पर आप ये देखिए, पहले पाकिस्तानी पकड़े गए थे इसमें, तो उनको छोड़ा इसने। तो ये जब इशरत जहां फेल हो गई उसको मारने के लिए, तो इन्होंने कहा कि मोदी को अभी छोड़ो, ये पूरा हिंदू टेरर बनाओ, कि ये पूरा जो आरएसएस खत्म हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए। उन्होंने पूरा हिंदू समाज जो है बैकफुट पे चला जाए। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अब 2009 आने वाला है चुनाव, पता नहीं हम आएंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी दोबारा आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि हमेशा के लिए खत्म करो बीजेपी को। तब इन्होंने 26/11 पूरा किया।
अब 26/11 जब इन्होंने इसकी प्लानिंग की पाकिस्तान के साथ मिलके, और ये सब सरदार जी के नीचे हो रहा है, ये सब सरदार जी को अपनी, जो वो क्या इकोनॉमिस्ट बनते हैं ना, भगवान करे कि दुनिया में ऐसे इकोनॉमिस्ट पैदा हो। सरदार लेकिन जी भारत में ना हो। नहीं, मतलब ऐसा कहाँ, बाकी मुबारक हो ऐसे ही इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। अरे ये तो कैरियरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट मुझे सब पता है सर, इज अ कैरियरिस्ट, मुझे पता। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 26/11 को हिंदू टेरर बनाना था, और उससे 2004 से लेकर 2008 ब्लास्ट किए गए, और इस तरह से फिर इन्होंने पुरोहित को पकड़ लिया यूनिफॉर्म में, ठीक है, जिस पे भारत के लोगों की सबसे ज्यादा आस्था है। मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट, आपके अपने ही स्टेट ने आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस apparatus पे हमला बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, गेरुआ वस्त्र, महिला, ठीक है, उसको पकड़ लिया इन्होंने। फिर इसने हिंदू पूरे देश के संत, सनातन समाज को सबको। उसके बाद क्या किया, राजेंद्र कुमार को इन्होंने वो कर दिया। अब क्या हुआ, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर आपने सवालिया ये कर दिया, और उसके बाद उसमें सीबीआई को इन्वॉल्व कर दिया। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस पर हमला, आईबी पर हमला, सीबीआई पर हमला। फिर आप क्या करते हैं, नहीं, फौज पे हमला, वही कह रहा हूं, समाज हर बड़े जो पूरे जो देखिए साहब, मैंने कोई 8 साल मैंने NSCS के जो वीकली मीटिंग्स है मैंने अटेंड किया है, ठीक है। हम लोग सब मिलजुल के हम लोग इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। उसमें पहले उसको JIC बोला जाता था, NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में वीकली मीटिंग्स होती है। ज़रूरत पड़ने पर और भी मीटिंग्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीकली बेसिस पे ही हो। हम जो कुछ भी इंटेलिजेंसेस में कोई प्रोड्यूस करते हैं इंटेलिजेंस, वो हम सबको साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब आपने आईबी को, आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस को, आपने सीबीआई को, आपने बिल्कुल इसको डिफंक्ट करने की कोशिश की स्टेट के द्वारा ही हमला करवा के। और फिर क्या होता है सर, जिसकी बात हम और आप हमेशा करते हैं, आप यहां से एक डेलीगेशन भेजते हैं पाकिस्तान, उसको who is leading that delegation, मधुकर गुप्ता, यूनियन होम सेक्रेटरी, ये वहां पे जाते हैं 24 नवंबर को, ठीक है। उसमें कई और सचिव लेवल के भी और लोग थे। उसमें आईबी के राजेंद्र कुमार भी थे। आपने अपनी किताब एंटी नेशनल्स में उसका जिक्र लंबे तौर पे किया, लेकिन होता नाम क्या है आपने कि इनको फिर मरी ले जाते हैं, मरी में जहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि डेलीगेशन सिर्फ 24 और 25 तारीख 2 ही दिन का था। हाँ, लेकिन हाँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि साहब हमारी मेहमान नवाजी का थोड़ा, और वहां मतलब यानी इट इज नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस, इट्स ऑल प्लान्ड। एंड कुछ लोग क्या कहते थे, साहब ये तो 8 साल से चल रहा था, ये 8वां विजिट था, 9वां। अरे यार, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। उसी को स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं कि आप किसी चीज को रूटीन वे में चलने दे और उसी रूटीन का आपने फायदा उठा ले। तो वो वहां पे गया, इनको जो भी कारण रहा, वो राजेंद्र कुमार वहां से वापस आ गए। इन्होंने उसी समय 26 से जब ये यहाँ पे, इनको वहां वॉर रूम में होना चाहिए था। पूरे when the attack took place, the home secretary should have been heading the war room. अभी मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे अभी कुछ हो जाए, किस एजेंसियां किसको रिपोर्ट करेंगी साहब? That's right. Have you ever thought about it? They are not going to ring up Mr. Amit Shah or anybody else who is the home minister. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये सर कि होम सेक्रेटरी वहां बैठा हुआ है और होम मिनिस्टर मास्टरमाइंड है इस हमले का। तो आप सोचिए कि क्या, यानी आप बात से देखें, चिदम्बरम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। यस, इनको तो बोला जा बेटा घूम के आ। हाँ, उनको घुमाने भेज दिया। आई एम नॉट सेइंग दे मे बी टोटली अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन प्लानिंग तो जिसने रची उसका तो हाँ, लेकिन ऑब्वियसली द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, हैज टू बी
उसका जो रोल है बहुत मतलब बहुत सस्पिशियस है सर। सस्पिशियस इज ऑल्सो मतलब ये It's भी very, एक very, very mild word. अंडरस्टेटमेंट Yeah, है, yes, yes, very mild. Right. अंडरस्टेटमेंट। अब होता क्या है, और ये देखिए स्टैटिक डिसेप्शन का दूसरा हिस्सा कि शाह महमूद कुरैशी So sitting in Delhi. आप वहां मौजूद थे, उस जगह पे आप मौजूद थे जब वो इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर में He was वो sitting. बैठा हुआ Yeah, था, yes. और आप कहते हैं कि किसी ने उसके कान में कुछ हाँ, बोला। बता। जब ये हुआ उसी रात में ये आनन फानन में यहाँ से साहब तो आपने क्यों जाने दिया उसको? मैं वही कह रहा हूँ कि आपने क्यों ये जाने मीटिंग दिया? का हिस्सा था। ऐसे तो डिसिप्लिन क्रिएट किया कि पता ही ना चले किसी को भी। तो ये वही कह रहा हूं कि ये पूरी जो ये कहानी जो शुरू हुई है, दिस वॉर, जिहादी प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया, उसको इम्पीटस जो है वहीं से मिला, इशरत जहां से। तो इन लोगों ने क्या किया सर कि इशरत जहां का जब ये विफल रहा, ये सुसाइड बॉम्बिंग का, मोदी को से असैसिनेट करने का, तब इन्होंने ये 2013 के आसपास में इन्होंने ये केस खोला, इसको जुडिशरी से किल करो। इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ, समझे कि नहीं? यस यस यस। इतने सालों तक कुछ नहीं। इन्होंने कहा यार कुछ निकालो कुछ निकालो, तो इनको वो इशरत जहां वाला वो केस फिर इन्होंने तैयार किया, और हमारे यहाँ बहुत सारे नमूने हैं। और मैं एक दो नालायक सीबीआई के ऑफिसर्स, मैं इनको कहता हूँ, जो मैं बात कर रहा था, यार तुम किसी दिन जब रिटायर हो गए, कोई आदमी तो तुमको यार दिल से आके तुमको नमस्ते करे यार, कम से कम ऐसा करके जाओ। इस भारत की सरकार ने इस धरती ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इन लोगों ने उसको मिलके ये फिर ये सीबीआई वर्सेस आईबी, आईबी सीबीआई वर्सेस मिलिट्री इंटेलिजेंस, और सब सरदार जी के नीचे हो रहा है। ऐसा नालायक प्रधानमंत्री जो कि हु इज क्वाइट, तो वो देख रहा है कि मेरा ही आईबी सीबीआई। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, I would have called all these agencies and I would have said, please sort out your problems. Tell me what is your problem. आपकी समस्या क्या है? लेकिन ये आदमी सर वो तो ये विदेशी महिला का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। सर मैं वही कह रहा हूं कि वो तो खामोश रहेगा हमेशा, इसीलिए उस इटालियन महिला ने उसको चुना। तो ऑपरेशन तो सारा का सारा वो महिला चला रही थी ना, ये तो कागज पे साइन करने वाला आदमी था। बिल्कुल, इनकी अपनी हैसियत क्या थी भाई? सब कुछ इनके अंदर में हो रहा था बैठा हुआ। तो ये क्या था सर कि फिर इन्होंने इशरत जहां केस को इन्होंने फैब्रिकेट किया कि ये तो इनकाउंटर नहीं था, कहा कि, और क्या किया, ये केस खड़ा करके एक जज, आप सब जानते हैं वो कौन सा जज, उसको उसे कहीं से ट्रांसफ़र करके उसको अहमदाबाद भेजा गया। सारी जो ये इशरत जहां वाली केसेस थी उसके पास गई, और फिर इनको जुडिशरी के द्वारा फिक्स करने की कोशिश की गई। मोदी साहब को वो फिक्स नहीं कर पाए, वो जो भी जज थे वो नहीं कर पाया या कर पाई उसको। और वो जहां से गई थी वो भी एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बेटी थी। वही मैं कह रहा हूँ। अब मैं इतना खुले साहब नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का मतलब है भारत के संविधान की शपथ लेकर के अगर आप करें तो फिर भारत। आपको बात समझ में आ गई है। मैं तो जो हमारी आम जनता उसको भी तो पता चले कि गृह मंत्री जो है वो भी क्या कहते हैं शामिल है, मुख्यमंत्री की बेटी जो है वो फिक्स करने में शामिल है। और मोदी साहब ने उनको अपनी औकात दिखा दी थी। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने उनकी औकात दिखा दी थी, और लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लश्कर तोयबा हैड आल्सो इन्फिल्ट्रेटेड इनटू जुडिशरी। रात के 5 बजे कोर्ट खुल रही है, ऑल्सो इन्फिल्ट्रेटेड इनटू जुडिशरी, ठीक है ना सर। और ये न्यायाधीश लोग ना भूले इस बात को कि जब बुरहान व्हेन ही वाज किल्ड इन कश्मीर, एक बेस मूवमेंट नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ इंडिया के कई कोर्ट्स में उसने साइमल्टेनियस ब्लास्ट किए थे। ये न्यायाधीश लोग नहीं
भूलें इसको। और मेरी प्रार्थना है हमारे यहाँ के न्यायाधीशों से, पूरी जुडिशियल सिस्टम से, कि कृपया लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी, 2 डिफरेंट थिंग्स। इसके बारे में आपको ठीक है, आपको वो कानून पढ़ा दिया, अंग्रेज लेके चले गए, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई और बड़ी हैरानी होती है कि आप कहाँ गए थे। मैं हार्वर्ड में ना लॉ पढ़ के आया हूँ, अब मैं ना लंदन में लॉ पढ़ के आया हूँ। आप लंदन में पढ़ा हुआ लॉ आप यहाँ इंडिया में आकर अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। ये गुलामी की मानसिकता की हद है। इसीलिए ये लोग जो इस मानसिकता के हैं, दे कैन नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन हमारे न्यायाधीशों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा समय इस पर भी आप थोड़ा ये कर ले, और कुछ नहीं तो आरएसएन सिंह को ही पढ़ ले आप। सो नाइस। इसमें एक बात ब्यूटीफुल, एक बात आप मैं और जोड़ एक बात और कहना चाहता हूँ कि तमाम किस्म के क्राइम का मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, इसको दिया। क्या कोर्ट सिर्फ एक क्राइम के एंगल से ही अपने डिसीजन देता है? क्या कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि सरकारों के मंत्री, सरकारों के एपरेटस जब इस तरीके से अपनी ही मातृभूमि या अपने ही देश के खिलाफ इन षड्यंत्रों में शामिल हैं, तो क्या हर चीज के लिए कमीशन बनते हैं हमारे यहाँ? क्या एक ऐसा जुडिशियल कमीशन बने कि भारत के सरकारों के मंत्री, उनकी व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट, न्याय जो लोग हैं, उनके ऊपर भी एक मुकदमा चलाया जाए? क्योंकि आपने इशरत को तो सजा दे दी, आपने राजेंद्र कुमार को छोड़ दिया, लेकिन हजारों इशरत इस देश में मौजूद हैं, उनके पाकिस्तान से लिंक हैं, उनके भारत सरकारों से लिंक हैं, यहाँ के नेताओं से लिंक हैं। तो मेरा कहना है कि जुडिशरी को क्या उस लार्जर एक्सपेक्ट में नहीं देखना चाहिए? जब जुडिशरी राफेल के ऊपर बात कर सकती है तो बिल्कुल सर, जब राफेल पे बात कर सकती है तो भाई इनको कौन देखेगा? क्या था सर, मैं पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूं जी जी। कि 2013 में ये खुला, जब ये जुडिशरी से भी कामयाब नहीं हुए, ये इशरत जहां के तमाम जज वज बैठाने के बाद वो सब, वहाँ से भी जब ये कामयाब नहीं हुए, तब ये बिहार की बेटी जो कहने वाले हैं वो मुख्यमंत्री थे। मोदी साहब आई थिंक अक्टूबर 2013 था, मैं गांधी मैदान में मौजूद था, आप थे वहाँ जुबला से। वहाँ पर फिर इन्होंने सुसाइड बॉम्बर द्वारा इनको एलिमिनेट करवाने की कोशिश की, उनको एलिमिनेट करवाने की वहाँ फिर 2013 में कोशिश की। तो वाई इशरत जहां इज इंपॉर्टेंट, दैट फ्रॉम 2004 एंड टिल 2013 ये जितने आप बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, नॉट टू परमिट मिस्टर मोदी टू कम टू पावर। और फिर आप देखिए 2014 आया, अब हिंटरलैंड में आप ब्लास्ट देख रहे हैं, नहीं होते। तो ये आपने जो कमीशन की जो बात की और जो मैं बात कर रहा हूं, 2004 से लेकर 2013 तक इसका हिसाब कौन देगा? वही मैंने कहा ना कि ये तो घटना घट गई, लेकिन ये तो हमेशा घटेगी, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोगों पे तो कुछ हुआ नहीं ना। वो एक इधर निकल गया, एक उधर निकल गया, कुछ पार्टी आई। सो मच ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू। एक तो मैं आपको उदाहरण दे दिया जब मधुकर गुप्ता वहां थे, जी जी, ठीक है। दूसरा मैंने इसका आपको ये आईबी वर्सेस सीबीआई, सीबीआई वर्सेस किस तरीके से पूरे अपरेटस को ही बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे। और तीसरा इसका जो ये पटना में हुआ जो घटना घटी, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। नॉट इवन रूडिमेंटरी प्रिकॉशंस हैड बीन टेकन। मैं उस वहां पे गया था एक रात पहले, नॉट इवन रूडिमेंटरी की एक, आई वुड कॉल हिम दैट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेंट, और उसी के पहले राहुल गांधी आए थे। ऑल ड्रिल्स वेर फॉलोड। बेसिक ड्रिल्स होते हैं कि आप कॉर्ड एरिया को कॉर्डन कर देते हैं, रात को उसको सैनिटाइज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत, दीज आर लार्जर गेम प्लान्स, बट समबडी हैज टू आंसर व्हाट ये 2009 और 2013 के बीच में क्या हुआ इसका। और जहां तक जुडिशरी का सवाल है साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे मालूम है कि जब ये तत्व जो हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व
आपके आर्म्स लॉबी जो है वहाँ पर, जब वो कहीं पे कामयाब नहीं हुए, फिर उन्होंने जुडिशरी का वो रफाल के उसमें उन्होंने रास्ता चुना। दे वांटेड टू सबोटाज दैट डील। आदत पड़ी हुई है। ये विदेशी महिला को किसको नहीं मालूम है कि इसने ऑगस्टा वेस्टलैंड में ये कितना खाया। आप मेरे से मैं आपको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से आपको मिलवा दूंगा, मैं किस तरह से पैसे लेती है विदेशी महिला। सो दिस इज अ होल सिस्टम। और ये बहुत बड़ा पाप होगा कि इसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, बात तक न करे, बात तक न आप साहब ये जो आपके बंजारा हुए, चाहे अमीन साहब हुए, जिन्होंने यार पांडे साहब अपनी निष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए उनको जेल की सजा उनको ये करनी पड़े, शर्म है। मतलब आप सोचिए कि इस देश की व्यवस्था के लोग अपने ही लोगों को जो निष्ठावान हैं उनके खिलाफ उन्हें देशद्रोही बता रही है और देशद्रोही राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं। और जुडिशरी जिसकी बात आप कह रहे हैं, मैंने वही कहा कि जुडिशरी जिनको जो रात रात में खुल रही हैं, चाहे वो जब ये नारे लगते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो क्या जुडिशरी को शर्म नहीं आती? क्या जुडिशरी में बैठे हुए जज जो हैं क्या पत्थर के बने हुए हैं? क्या उनको समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है? अटेम्प्ट टू मर्डर, IPC so and so, IPC so and so, they can't look beyond that, because I must tell you that out of all the 3 organs, मान लीजिए पॉलिटिक्स भी इवॉल्व किया है इस कंट्री में, पॉलिटिक्स हैज इवॉल्व्ड, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो हैज इवॉल्व्ड, बट जुडिशरी हैजंट इवॉल्व्ड। जुडिशरी वेदर आप 5 साल का कोर्स कर दो, 10 साल का कोर्स कर दो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बट अनलेस ये पूरा एंड अ कंट्री, अंग्रेजों का थ्रेट परसेप्शन क्या था सर? अंग्रेजों के टाइम में ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, न चाइनीज वर नॉट देयर इन तिब्बत। देयर वाज उनका एक उधर ग्रेट गेम चल रहा था रशिया से, वही एक एक्सटर्नल ये था। कोई उस तरह का वो नहीं था जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल फ्रंट से रिलेटेड इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिहादिज्म, कम्युनिज्म। अंग्रेजों ने तो इनकी बजा दी थी कम्युनिस्टों की, जब उनको थ्रेट हुआ था। तो उस समय की जो आपकी कानून व्यवस्था जो थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी अपरेटस बनाया, हाउ कैन यू अप्लाई टू दिस थ्रेट? और इसीलिए इशरत जहांवाला के देखिए कितना ब्यूटीफुली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी IGP के कश्मीर ने बोला, अभी आपको बताया मैंने, इंदौर में भी मैंने बताया कि 4 जिहादी शोपियां में मारे गए। जब ये उनका घेराबंदी, जब इन्होंने कॉर्डन कर लिया था, कैसे उनके बच्चों और बेटा, उसके यंग सन और डॉटर को वहाँ लाया गया। वो कहते रह गए कि पापा आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, नहीं माने, फिर कार्रवाई की गई। एक ये पहलू है। लेकिन वो कहा ये देखिए, ये काउंटर प्रॉक्सी वॉर में चलता रहता है, पिछले 2-3 दशक से चल रहा है। ही सेज द मोस्ट डेंजरस पार्टीज डीलिंग विद प्रोटेस्टर्स, संगबाज, पत्थरबाज, क्योंकि वो स्कूलें बंद करवा देते हैं, वो अस्पताल के रास्ते बंद कर देते हैं, तो उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। सो इनकी यही कोशिश होती है कि किस तरीके से ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, और इसीलिए आप देखोगे कि कोई पकड़ा गया इशरत जहां पाकिस्तानियों के साथ, कानून अपना काम करेगा। लेट अरे तुम यही तो चाहते हो, कानून अपना, तुम यही तो चाहते हो। जब काम करने लगता है तो उस पे भी सवाल होता है कि मार दिया, अगर मार दिया तो सब सही, और अगर नहीं मारा तो फिर कानून को अपना काम करने दो, ताकि वो फांसी तक वो पहुंचे ही नहीं। आखिर में मेरा आपसे सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको उस रूप में देखता हूँ कि जब आप बोलते हैं, चाहे टेलीविज़न पे या अपने लेक्चर्स में, तो आप जिस बेबाकी से बात कहते हैं, इस पूरे इतने लंबे क्रम में इस देश में बड़े निष्ठावान, बड़े कमिटेड लोगों ने, और वो एक लफ्ज़ नहीं बोले, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था, वो राज्यसभा की और गवर्नर की लाइन में नहीं थे, चाहे वो राजेंद्र कुमार साहब हों, अमीन साहब हों, पांडे जी हों, वंजारा साहब हों, और ऐसे अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जिनको जो कभी आए नहीं। क्या आप
उनके लिए कुछ शब्द बोलेंगे, क्योंकि इस देश में कभी उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा है जो अनसंग हीरो हैं और खामोश हैं और सरकारों की ब्रुटलिटी के शिकार हुए, टॉर्चर के शिकार हुए। उनके उनके हिस्से में आज भी एक खामोशी भरी जिंदगी है। कम से कम आप उनके लिए कुछ शब्द बोलें, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़े और जो व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उनको लगे कि शायद देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आपको लोग एक दूसरे रूप में देखते हैं। क्या उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसे मैं यूं क्यों न कहूं कि राजेंद्र कुमार एक बहुत तत्पर, अलर्ट प्रोफेशनल, एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे। उन्होंने बहुत टाइमली इंफॉर्मेशन दिया। उस टाइमली इंफॉर्मेशन को कुछ निष्ठावान लोगों ने, अमीन साहब हुए, बंजारा साहब हुए और तमाम सिंघल साहब हुए, उन लोगों ने उस पर कार्रवाई की। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो इशरत जहां कामयाब होती, थर्ड फ्रंट की लड़ाई हम हार चुके होते, विदेशी महिला आज इस देश पे राज कर रही होती और और जब वो राज कर रही होती तो फिर शंकराचार्य भी रात के 2 बजे रेप केस में फंसाए जाते। बिल्कुल बिल्कुल फिर चर्च और माओवाद और विनायक सेन जैसे लोगों को का और ये आपका महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला, ये जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनका यही अंत होता। ठीक है, एंड इंडिया वुड हैव बिकम व्हाट शुड आई से, not a failed country, not a failed country, but a totally subverted country. ये जो आप ऊर्जा जो देख रहे हैं, ये ऊर्जा इसीलिए आई है क्योंकि लोग ये कॉन्स्पिरेसी को समझ रहे थे, स्टेट की कॉन्स्पिरेसी को, इसको समझ रहे थे, लेकिन वो हेल्पलेस थे। आज जिनका नाम लिया आपने, राजेंद्र कुमार, ये तमाम, ये मैं इतना ही कहता हूँ कि भारत में आज जो भी ये ऊर्जा आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के तत्परता और सैक्रिफाइस से हुआ है। और इसलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि थर्ड फ्रंट की लड़ाई कौन लड़ेगा साहब? हम लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। एज ए स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट, समबडी एज ए जर्नलिस्ट, एक कॉमन सिटीजन, अपना योगदान दें। ऐसे जो निष्ठावान, जो हमारे ओहदेदार हैं, इंटेलिजेंस में हैं, उनको। और ये आप जान लें कि आज सुशील पंडित अगर आईबी नहीं होती, मान लीजिए आईबी या स्पेशल, दिल्ली के स्पेशल, तो सुशील पंडित पर अभी जो वो लड़के घूम रहे थे, सुखविंदर और लखन, वो तो कामयाब हो जाते ना साहब। तो इन्हीं लोगों के कारण तो हिंदुस्तान बचा हुआ है, जो कि साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम जरूर ये डिमांड, हम इससे ये करवाएंगे। और क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी चरमरा गई और इसका ऐसा लॉ एंड ऑर्डर ये हो गया कि महाराष्ट्र में ये ताकतें सरकार बनाने लगी। किसको नहीं मालूम है साहब कि सडनली आपने चुनाव लड़ा किसी और के साथ, आपने एक साथ कुछ किया, आपने कार्यक्रम दी और जाके सब तीनों आगे कहीं पे एक अरेंजमेंट बनाया, इतना पैसा मेरा, इतना पैसा इतना है, मेरा पैसा और बाकी पैसा दाऊद का। कहां से लाओ? तो बॉलीवुड से लाओ, अंबानी से एक्सटॉर्ट करो, उसको पैसे। पॉलिटिकल माफिया कह सकते हैं आप इसको। नो, दिस इज व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इज व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये योगदान रहा है, ये पूरे जो आप राजेंद्र कुमार और आईबी और ये गुजरात पुलिस के तमाम जो अफसर्स हैं उनका। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने देश को इस विदेशी महिला के हाथों में जाने से के माफिया जो है, जो माफिया इसका नेटवर्क है, इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क, उससे बचाया है देश को। सिंह साहब, आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे जिस पे कोई इतने विस्तार से कभी बोला ही नहीं, या ये कहें कि या तो उसके पास तथ्य नहीं है या बोलना नहीं चाहता, या शायद उतना ज्ञान नहीं है या उतना उनके अंदर करेज नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने इशरत जहां के पूरे केस को, जो आप पहले दिन से कह रहे थे, वो हुआ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस देश के और इस राष्ट्र के लोगों को इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि राजेंद्र कुमार हर एक राजेंद्र कुमार है।
हर एक सिंगल साहब हैं, पांडे जी हैं, वंजारा हैं, हर आम नागरिक को अपनी भूमिका, जरूरी नहीं है कि वो पद पे बैठा हो, उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके सामने क्या हो रहा है, उसके बाहर कौन बस रहा है, उसके बराबर में कौन किराएदार आया है, ये बटला हाउस, ये तमाम सारी घटनाओं में राष्ट्र के लोगों को चेतन, जागरूक, सजग रहना होगा और आपको भी एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। देश आपको जरूर आज नहीं कल, कल नहीं परसों सच्चाई सामने आएगी और दुनिया आपको जानेगी। मैं समझता हूं कि आपने उनकी मॉरल भी बढ़ाया। जो लोग थे, जो अनसंग हैं, जो आए नहीं, जो दिखे नहीं, जो दिखते नहीं हैं, लोगों ने एक तरफा राय बनाई, उनके ऊपर से भी आपने आज कालिक उतारी और इस देश की व्यवस्था और सत्ता के अंदर समय समय पर जो लोग बैठे हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के सरोकारों, आस्थाओं, परंपराओं पे चोट कर रहे हैं, उनको भी एक्सपोज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।